टुडे इस टॉपिक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ये जो चैप्टर है क्या है कि 11th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट क्या है इसको हम समझने की ट्राई करेंगे कि ये जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो प्लांट को हेल्प करता है, किसके लिए, गैस मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रीड करने वाले हैं जिसका नाम है क्या, डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, इसको अगर हम पॉइंट व्यू ओवरव्यू देखें, ये जो डिफ्यूज़न होता है इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए। प्लांट के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जितना भी गैस का मूवमेंट होता है प्लांट के बॉडी में, तो यह प्रोसेस के थ्रू ही होता है। वो जो प्रोसेस क्या है, सिंपल डिफ्यूज़न, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन इसको देख लेते हैं कि डिफ्यूज़न क्या है और उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, फीचर्स है। तो वन बाय वन करते हैं। तो पहले क्या है कि मेरा टॉपिक जो है क्या है कि सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न, ये जो क्या है मेरा टॉपिक है, सिंपल डिफ्यूज़न। तो ये क्या होता है, इसको हम देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ आयंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ आयंस जिसको हम पार्टिकल्स बोलते हैं, एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाएगा, पहले मेरा सॉलिड्स आ जाएगा, फिर मेरा लिक्विड्स आ जाएगा, और फिर जो लास्ट में रहेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ठीक है, ये जो मूवमेंट होता है आयन का और जो मॉलिक्यूल का होता है, सॉलिड लिक्विड गैस का, वो जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है कि रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये जो लाइन है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस प्रोसेस के लिए कि जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का वो किससे होता है, हाई टू लो होता है। तो इस पॉइंट को हम अच्छे से हमको माइंड में रखना है, जो मूवमेंट होगा पार्टिकल का क्या होगा, हाई से लो होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपल डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, और इसका हम कुछ फीचर्स देखते हैं कि इसका सम फीचर्स ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसका हम कुछ फीचर्स देखने वाले सिंपल डिफ्यूजन का। ये जो पहला इसका अगर हम फीचर को देखें, ये क्या है कि इट इज़ ए डाउनहिल प्रोसेस। इट इज़ ए डाउनहिल प्रोसेस। ठीक है, तो इसको हम डाउनहिल प्रोसेस, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है डाउनहिल प्रोसेस, ये क्या है, मेरा एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस इट मीन्स पैसिव प्रोसेस, ये प्रोसेस में हमको क्या होता है कि हमको जो एनर्जी लगती है, क्योंकि इसमें नो नीड एनर्जी, क्योंकि इसमें एनर्जी की हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये जो प्रोसेस करने के लिए क्या होता है कि हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पैसिव, यह क्या है, एक पैसिव प्रोसेस। अगर दूसरा फीचर इसका देगा क्या कि एक स्लो प्रोसेस, या जो सिंपल डिफ्यूजन होता है ये क्या होता है, एक स्लो प्रोसेस होता है। मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे होता है, मतलब बहुत फास्ट नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, इसलिए क्या है, इट इज़ ए स्लो प्रोसेस। और तीसरा देखें कि इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन ए लिविंग सिस्टम। मतलब इस प्रोसेस को कैरीड आउट होने के लिए क्या होता है कि लिविंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम। ठीक है, तो यह सम फीचर्स आप समझ गए होंगे कि यह क्या एक डाउनहिल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोसेस कैरीड आउट होने के लिए। फिर दूसरा पॉइंट हम क्या देखिए, ये एक स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे होता है। और तीसरा क्या, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम, जो क्या होता है कि लिविंग सिस्टम के, मतलब लिविंग सिस्टम की इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हो गया मेरा फीचर्स हो गया। और इसको देखें कि जो डिफ्यूजन है इसका कुछ फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करता है, मतलब इसको सही से होने नहीं देता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो क्या करता है, डिफ्यूजन होने नहीं देता है, मतलब प्रॉपरली नहीं होने देता है। ठीक है, तो उस फैक्टर को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जो पहला फैक्टर वो क्या है कि ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, कि ये जो पहला जो मेरा फैक्टर्स है वो क्या, ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब यह है कि अगर डिफ्यूजन सब्सटेंस मूव करेगा, इन डिफ्यूजन सब्सटेंस मूव हाई टू लो,
हाई टू लो, ठीक है। ये जो पहला मेरा फैक्टर हो क्या, ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, तो क्या होगा अगर इसमें इस ग्रेडियंट कंसंट्रेशन में जो सब्सटेंस मूव होगा क्या होगा, हाई से लो की तरफ मूव होगा, ठीक है। तो ये जो पहला फैक्टर हो ये हो गया मेरा ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर दूसरा फैक्टर हम देखें वो क्या है कि परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन क्या होगा कि रेट ऑफ, अगर डिफ्यूजन हमको देखना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या है मेरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। जितना ज़्यादा परमिएबल होगा मेम्ब्रेन उतना ज़्यादा मेरा क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कैरीड आउट होगा, ठीक है। अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली है तो मतलब क्या, जितना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा उतना ज़्यादा मेरा क्या होगा, मेम्ब्रेन परमिएबल होगा, ठीक है। और तीसरा फैक्टर जो मेरा क्या है कि टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा मेरा, जो इसके अंदर मोलिकुल्स होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो भी मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हमको अच्छे से समझना है कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करता है। तो क्या इसमें देखें कि अगर टेम्परेचर मेरा इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होगा कि रैंडम मोशन, ठीक है। तो उसके साथ क्या होगा, मेरा रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो थर्ड वन इज टेम्परेचर। फोर्थ वन मेरा क्या है कि डेंसिटी को अगर हम देखें कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन वह इन्वर्सली होगा, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो डायरेक्टली और इन्वर्सली का कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर डायरेक्टली का आगे कहीं पे तो उसको हमको यह समझना कि अगर एक बढ़ रहा है तो उसके साथ दूसरा भी बढ़ेगा, और अगर इन्वर्सली आ गया मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से याद रखना। तो वही है कि डेंसिटी का कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न, जो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, तो वो लॉ को भी हम देख लेते हैं कि इस लॉ का जो नाम है ग्राम्स डिफ्यूज़न लॉ। तो यह जो लॉ है, ये लॉ क्या बोलता है कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो ये लॉ को हमको अच्छे से याद रखना है माइंड में, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इसका हम एक ऑर्डर देखें डेंसिटी से रिलेटेड, अगर असेंडिंग ऑर्डर हम देखें, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें ऑफ डेंसिटी का, तो सबसे पहले क्या होगा, गैस आएगा, ठीक है। गैस, फिर लिक्विड, फिर क्या आ जाएगा, सॉलिड आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी का, ठीक है। अगर हमको इसका ऑर्डर हमको अच्छे से समझना है, अगर सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी की अगर बात करें, डेंसिटी सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा, उससे कम लिक्विड में होगा और सबसे कम गैस में होगा, ठीक है। ये ऑर्डर हमको अच्छे से याद रखना, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने कि सबसे ज़्यादा अगर डेंसिटी की बात करें सॉलिड, लिक्विड, गैस में, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में होगा, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें रेट ऑफ डिफ्यूज़न की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ही तीनों में रेट ऑफ डिफ्यूज़न की अगर हम बात करें तीनों में, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ डिफ्यूज़न की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न गैस में होगा, फिर लिक्विड में होगा और सबसे कम सॉलिड में होगा। अब इसका एक कॉन्सेप्ट है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा गैस में क्यों होगा। गैस में इसलिए होगा क्योंकि जो गैस का जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, दूर दूर होता है, इसलिए उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। लिक्विड में उससे कम होगा। और सॉलिड में क्या होता है कि जो पार्टिकल रहेगा वो क्या होगा, क्लोज्ड पैक होगा, मतलब बहुत क्लोज्ड होगा, आपस में एक दूसरे से बॉन्डेड होंगे, इसलिए इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड में सबसे कम होगा। और गैस में सबसे ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि इसमें क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर रहेंगे, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा गैस में। तो यह जो दो ऑर्डर, इसको अच्छे से याद रखना। अगर डेंसिटी की ऑर्डर बात करें फैक्टर अफेक्टिंग में, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड का होता है, फिर लिक्विड का, फिर गैस का, ठीक है। और उसी का अपोजिट हो जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन की, सॉलिड में सबसे कम होगा डिफ्यूजन, लिक्विड में उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा गैस में होगा, ठीक है। तो ये चार फैक्टर है। और जो लास्ट फैक्टर है
जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल क्या है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द साइज ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल। जितना ज़्यादा डिफ्यूजिंग पार्टिकल का साइज़ रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द साइज ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर्स है, पहला ग्रेडियंट कंसंट्रेशन, दूसरा परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, तीसरा टेम्परेचर, चौथा डेंसिटी, फिर लास्ट वन जो मेरा क्या साइज ऑफ द पार्टिकल है। ये 5 फैक्टर को अच्छे से माइंड में रखना है। और फीचर हम देख चुके हैं, ये क्या है, एक डाउन हिल है, स्लो प्रोसेस है, ये डिपेंड नहीं करता लिविंग सिस्टम में। फिर ये फैक्टर जो है इसमें हम देख चुके हैं कि ग्रेडियंट जो होगा हाई टू लो होगा, परमेबिलिटी क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में परमेबिलिटी, जितना ज़्यादा परमेबल मेम्ब्रेन होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। फिर क्या टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। फिर तीसरा हम चौथा क्या देखेंगे, डेंसिटी, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट का। ठीक है, अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, यह बढ़ेगा तो यह कम होगा, यह घटेगा तो यह बढ़ेगा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर हम देख लिए, डेंसिटी का सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, और जो हम देखें रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, गैस में सबसे ज़्यादा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल होगा एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। फिर लास्ट वन का साइज ऑफ द पार्टिकल हम लोग डिस्कस की। ये जो मेरा सारा क्या एक सिंपल डिफ्यूजन का सारा फीचर्स है, डिफाइन है, फैक्टर है, तो मैंने इसको रीड किया। तो जो सारा मैंने देखा वो सारा पॉइंट्स जो था वो क्या था, सिंपल डिफ्यूजन का सारा उससे रिलेटेड पॉइंट्स था। और दूसरा हम देखें, दूसरा इसमें जो इसका कॉन्सेप्ट वो क्या है कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो जो पहला मेरा क्या था कि सिंपल डिफ्यूजन था, और ये क्या मेरा एक फैसिलिटेड डिफ्यूजन, मतलब इसको फैसिलेट करना पड़ता है। इस प्रोसेस को कराने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तब ये प्रोसेस कैरिड आउट होता है। ठीक, तो हम इसको समझते हैं कि द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस across a membrane also depend on its solubility of lipid। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, सेकेंड पॉइंट जो इसका क्या है कि द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस across a membrane ऑल्सो डिपेंड ऑन सोलिबिलिटी ऑफ लिपिड। अगर हमको डिफ्यूजन किसी भी सब्सटेंस से करना है, किसी भी एक्रॉस मेम्ब्रेन के अंदर से, तो हमको क्या होगा, डिपेंड किस पे करता है कि सोलिबिलिटी लिपिड्स का क्या है। ठीक है, तो यह फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करने के लिए हमको क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो हम उसको देखते हैं कि जो इसमें लिपिड जो होता है ना, लिपिड इज़ द मेजर स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, तो इसका जो अगला पॉइंट वो क्या है कि अगर सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस सोल्यूबल होगा लिपिड में, सोल्यूबल इन लिपिड, तो वो क्या होगा, डिफ्यूज क्या होगा, फास्टर होगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम देखते हैं कि क्या है कि अगर कोई भी सब्सटेंस सोल्यूबल किस में होगा, लिपिड में, तो वो क्या होगा, डिफ्यूज, मतलब वो क्या होगा, डिफ्यूज बहुत जल्द हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, मतलब बहुत स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अगर वह लिपिड में सोल्यूबल होगा तब में। ठीक है, अगर दूसरा पॉइंट देखें तो क्या है कि अगर while substance that have hydrophilicity, ठीक है, moiety to pass through membrane, their movement has to be facilitated। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बोला, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो क्या है कि जो डिफ्यूजन एनी सब्सटेंस के अक्रॉस मेम्ब्रेन और डिपेंड किस पे करता है, सोल्युबिलिटी ऑफ लिपिड। अगर सब्सटेंस सोल्यूबल लिपिड में तो डिफ्यूजन फास्टर होगा, अगर सब्सटेंस
डैट हैव हाइड्रोफिलिसिटी, एक होता है हाइड्रोफोबिसिटी, एक होता है हाइड्रोफिलिसिटी। हाइड्रोफोबिसिटी क्या होता है कि ये क्या होता है कि लिक्विड नॉन लिविंग, उसको मतलब नॉन लविंग बोल दे, ठीक है, मतलब वो क्या होता है कि लिक्विड को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वही बोल रहा है कि अगर सब्सटेंस हाइड्रोफोबिसिटी रहेगा तो उसको क्या होगा, पास थ्रू मेम्ब्रेन नहीं होगा, उसको पास करने के लिए क्या होगा, हमको फैसिलिटेट कराना पड़ेगा, मतलब ठीक है, फैसिलिटेट कराना पड़ेगा। तो उसका जो इसमें एक अगर यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है मेनली कि जो साइट ऑफ डिफ्यूजन कहाँ होता है, साइट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस में होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरा, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते, ठीक है। अगर पूछा जाए कि डिफ्यूजन का साइट कहाँ है तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। और इसका जो फीचर्स है तो हम लोग फीचर्स जो मेरा पढ़ा मैं पिछले स्लाइड में कि जो सिंपल डिफ्यूजन था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था, हम इस सारे फीचर को एक चार्ट के थ्रू हम अच्छे से समझ लेंगे, उसको समझेंगे लास्ट में। तो ये क्या है, इसका फीचर हम देखें क्या, एक डाउन हिल प्रोसेस है, यह भी डाउन हिल प्रोसेस है। तो इसमें भी क्या लगेगा, मेरे को एनर्जी नहीं लगेगी, क्योंकि डाउन हिल है मतलब क्या, पैसिव है, ठीक है। यह भी क्या है, पैसिव है। यह क्या है दूसरा कि वह डिपेंड ऑन लिविंग सिस्टम, यह करता है कि डिपेंड किस पे करता है, लिविंग सिस्टम पे करता है प्रोसेस होने के लिए, ठीक है। तो इसका एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और है कि जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन जो भी गैस होता है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन तो 3 तरह से होता है, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर अक्रॉस करना तो 3 प्रोसेस के थ्रू होता है। ये जो पहला प्रोसेस वो क्या मेरा सिम्पोर्ट है, इसको अच्छे से हमको देखना है, सिम्पोर्ट क्या होता है। दूसरा मेरा क्या है, एंटीपोर्ट, और जो थर्ड वन है वो लास्ट वन वो मेरा क्या है, यूनिपोर्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट होता है गैस का अक्रॉस सेल मेरा वो कैसे होता है। तो सिम्पोर्ट किसको बोलते हैं, यूनिपोर्ट किसको बोलते हैं, और एंटीपोर्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। हम एक डायग्राम से इसको अच्छे से समझेंगे कि डायग्राम के थ्रू हम अच्छे से इसको समझेंगे, तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो ये 3 कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ये तीनों कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यूनिपोर्ट की, पहले हम यूनिपोर्ट की बात करेंगे कि जो इसमें मॉलिक्यूल होगा ये क्या है, यूनिपोर्ट है, ठीक है, यूनिपोर्ट है, ठीक है। ये जो 3 कॉन्सेप्ट है, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट को हम अच्छे से देखेंगे, इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको हमको अच्छे से माइंड में, हम डायग्राम के थ्रू भी इसको हम समझ सकते हैं और माइंड में रख सकते हैं, ठीक, कीप इट अप इन माइंड, ठीक है। तो क्या देखेंगे कि सिम्पोर्ट क्या होता है, एंटीपोर्ट क्या होता है, यूनिपोर्ट क्या होता है। सिम्पोर्ट की अगर हम बात करें, अगर इसमें जो मॉलिक्यूल रहेगा वो क्या होगा, मेरा सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ए मेरा एक साइड जा रहा है राइट साइड, तो बी भी मेरा क्या होगा, सेम साइड देगा, मतलब सेम दिस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मेरा सिम्पोर्ट हो गया, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर एंटीपोर्ट की बात करें, उसमें क्या होगा, एंटी मतलब क्या होता है कि अपोजिट, अपोजिट मतलब क्या कि अगर ए मेरा राइट साइड जा रहा है तो बी मेरा क्या होगा, लेफ्ट साइड जाएगा, ठीक है। अगर ए राइट साइड तो बी मेरा लेफ्ट साइड, तो ये मैं क्या होगा, एंटीपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड वन है मेरा क्या है कि यूनिपोर्ट है। यूनिपोर्ट में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल रहता है वो क्या होता है कि इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब वो राइट साइड भी जा सकता है, लेफ्ट साइड भी जा सकता है, मतलब यह इंडिपेंडेंट होता है, इसका कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है कि राइट साइड जा रहा है तो ये लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड जा रहा है तो दोनों राइट साइड जाएगा, मतलब कोई फिक्स नहीं, मतलब ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये तीनों कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सिम्पोर्ट जो रहेगा उसमें मॉलिक्यूल क्या होगा, मेरा सेम डायरेक्शन में जाएगा, एंटीपोर्ट में रहेगा अपोजिट डायरेक्शन, एक राइट तो एक लेफ्ट, और जो यूनिपोर्ट होता है उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, मेरा इंडिपेंडेंट रहता है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझ गए होंगे, आई होप। और जो थर्ड वन है मेरा क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट क्या देखें, सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा जो मेरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसको अगर हम समझें कि जो इसमें सब्सटेंस होता है, सिंपली इसको हम समझने की ट्राई करें, जो सब्सटेंस होगा क्या होगा, मूव करेगा लो टू हाई। लेकिन हम डिफ्यूजन में क्या देखे थे, सिंपल में उसमें हाई टू लो हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, लो टू हाई रहेगा, ठीक है। मतलब लो से कम से ज़्यादा की साइड क्या करेगा, मूव करेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है क्या है कि वो अगेंस्ट रहेगा, किसके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के,
वो क्या रहेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के क्या होगा, अगेंस्ट रहेगा, ठीक है। और जो यह प्रोसेस होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, इसमें क्या होता है कि सम प्रोटीन पम्प्स की रिक्वायर होती है, जो सम प्रोटीन पम्प्स। तो प्रोटीन पम्प्स क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं कि जो प्रोटीन पम्प्स है ये होता क्या है, ठीक है। जो प्रोटीन पम्प्स होता है, क्या होता है कि प्रोटीन पम्प्स यूज एनर्जी टू कैरी सब्सटेंस across cell membrane, ठीक है। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है कि इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का क्या होता है कि लो से हाई होगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। लेकिन क्या होगा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, टर्म को अच्छे से समझना, अगेंस्ट क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगा बाय प्रोटीन पंप इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रोटीन पंप से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो प्रोटीन पंप से होता है वो क्या होता है, ये यूज़ करता है एनर्जी टू कैरी, यूज़ करता है एनर्जी कैरी करने के लिए, किसके, एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन को एक साइड से दूसरे साइड पास करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ क्या करता है, एनर्जी को यूज़ करता है। कौन करता है, प्रोटीन पंप्स, ठीक है। तो इसका भी सम फीचर्स होंगे, जैसे सिंपल डिफ्यूज़न का हो गया, फिर मेरा फैसिलिटेड डिफ्यूज़न का फीचर है, फिर तो मेरा क्या होगा, इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी सम फीचर होगा। तो ये सारे फीचर्स तीनों को हम एक चार्ट के थ्रू अच्छे से समझेंगे, इस चार्ट के थ्रू हम इसको समझने की ट्राई करेंगे। तो वो चार्ट, तो कंपैरिजन हम देखेंगे कि तीनों जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है, सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये तीनों को हम इससे समझेंगे कि जो अगर सिंपल डिफ्यूज़न की अगर हम बात करें तो इसमें देखेंगे क्या कि रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अगर सिंपल डिफ्यूज़न की बात करें तो क्या इसमें इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है, क्या नहीं होती है। तो मैंने रीड किया था, क्या होता है कि यह क्या होता है कि इंडिपेंडेंट होता है लिविंग सिस्टम का, तो इसमें क्या होगा, नो होगा, ठीक है। ये क्या होता है, हाईली सिलेक्टिव होता है, नहीं, ये हाईली सिलेक्टिव नहीं होता है। और तीसरा क्या है कि ट्रांसपोर्ट सेचुरेट, ये भी नो होता है। और तीसरा क्या है कि अपहिल ट्रांसपोर्ट, नहीं, ये क्या था, डाउनहिल प्रोसेस था। मैंने रीड किया था सिंपल डिफ्यूजन में क्या है कि डाउनहिल है, डाउनहिल मतलब क्या हुआ कि एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो रीड क्या था, क्या है, अपहिल ट्रांसपोर्ट यह है, नहीं है, क्योंकि यह क्या है, मेरा सिंपल डिफ्यूजन डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। रिक्वायर एटीपी, मैंने पढ़ा था क्या कि ये क्या है, मेरा डाउनहिल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अपहिल ट्रांसपोर्ट है, तो क्या अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं है मेरा सिंपल डिफ्यूजन, वो क्या है, मेरा डाउन हिल है। तो डाउन हिल है तो क्या होगा, इसमें एटीपी की रिक्वायर होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये मेरा क्या एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव में क्या होता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हार्मोन कंट्रोल नहीं होता है, इसमें हार्मोन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि यह गैस कि मतलब इन प्लांट में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गैस के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये सारा जो पॉइंट्स है क्या है कि सिंपल डिफ्यूजन से रिलेटेड है। और अगर हम बात करें फैसिलिटेड डिफ्यूजन की, दूसरा जो मैंने रीड किया तो उसमें क्या है, अगर रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायर होती है, इसमें होती है, तो यस, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि हाईली सिलेक्टिव होता है या सिलेक्टिव होता है, यस, ठीक है। और तीसरा अगर बात करें कि ट्रांसपोर्ट सेचुरेट्स, तो इसमें भी होती है, यस। और चौथा अगर हम बात करें क्या कि अपहिल ट्रांसपोर्ट है, नहीं है, क्योंकि ये जो मेरा प्रोसेस है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, वो क्या है मेरा, यह भी एक क्या डाउनहिल प्रोसेस है, ठीक है। तो डाउनहिल प्रोसेस है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डाउनहिल प्रोसेस है तो क्या होगा, इसमें एटीपी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि यह क्या है मेरा एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। और अगर बात करें हार्मोनल कंट्रोल, तो इसमें हार्मोनल कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, तो यस हो जाएगा। अगर इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर की बात करें तो क्या होगा, इसमें इफेक्ट इनहिबिटर की होती है, ठीक है। यह जो सारा पॉइंट, इसमें बस दो पॉइंट को अच्छे से माइंड रखना है, एक अपहिल ट्रांसपोर्ट वाले और दूसरा क्या है मेरा रिक्वायर एटीपी वाले, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि दोनों की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो मेरा थर्ड वन है, तो क्या होता है कि रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो इसमें होती है, क्योंकि यह क्या है मेरा प्रोटीन पंप्स मैंने रीड किया था, क्योंकि प्रोटीन पंप्स में क्या होता है कि एनर्जी कैरी क्या करता है एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है, नीड होती है। तो ये मेरा क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसमें क्या होगा, रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो यस हो जाए। हाईली सिलेक्टिव होता है, तो ये हाईली सिलेक्टिव होता है, ठीक है। फिर अगर बात करें हम ट्रांसपोर्ट सेचुरेट की, तो इसमें यस हो जाएगा, क्योंकि ये भी होता है। अगर हम बात करें अपहिल ट्रांसपोर्ट, तो यह क्या, यस। तो ये हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यह जो बोला ऑप्शन जो सिंपल और फैसिलिटेड डिफ्यूजन दोनों में नो है, लेकिन ये क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यस, क्योंकि ये क्या है मेरा एक
अपहिल ट्रांसपोर्ट है, जिसमें क्या होता है अपहिल मतलब क्या होगा कि हमको अगर हमको पार्टिकल या मोलिकुल को ऊपर लेके जाना है तो उसमें क्या एनर्जी लगता है, तो इसलिए अपहिल प्रोसेस है, तो ये मेरा सही है। रिक्वायर एटीपी, अगर अपहिल है तो इसमें क्या होगा एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको अपहिल मतलब कैरिड आउट करना है, तो उसके लिए हमको क्या होगा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल, यस, इसमें हार्मोनल कंट्रोल होगा, हार्मोन के थ्रू क्या होगा या ट्रांसपोर्ट क्या होगा कैरिड आउट होगा। अगर इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर की बात करें तो यस ये होता है, अगर इनहिबिटर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा ये जो प्रोसेस है वो क्या होगा बहुत कम होगा, इसलिए इसके लिए हमको क्या इनहिबिटर की भी ज़रूरत इफेक्ट ये करता है। ठीक है। तो हमको सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान रखना है एक ये 2 पॉइंटों को कि अपहिल ट्रांसपोर्ट जो होगा क्या होगा, इसमें एक ट्रिक हम याद रख सकते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन में ये सारे प्रॉपर्टी क्या होगा नो होगा। ठीक, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी इसमें नहीं होगा, अगेंस्ट रहेगा, इसका अपोजिट होगा। लेकिन फैसिलिटेटेड में क्या होगा सम होगा, लेकिन ऑलमोस्ट 2 में हमको माइंड में रखना है कि पहला है कि अपहिल ट्रांसपोर्ट, तो इसमें क्या होना चाहिए नो है, लेकिन ऑलरेडी और सारे पॉइंट्स में क्या है यस है, तो अपहिल ट्रांसपोर्ट है नो, रिक्वायर एटीपी नो। लेकिन क्या होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा सारे में इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो सारे में हम क्या कर सकते हैं यस, मतलब दिस प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड फॉर टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड दिस प्रोसेस इज रिक्वायर्ड नो रिक्वायरमेंट ऑफ द सिंपल डिफ्यूजन। तो आई होप ये समझ गए होंगे कि ये जो सारे प्रॉपर्टी है सिंपल डिफ्यूजन में तो नो नहीं होगी, लेकिन फैसिलिटेटेड में क्या होगा होगी, लेकिन 2 में क्या है कि 2 में एक्सेप्शन है जिसमें हमको माइंड में रखना है नो। फिर उसके बाद एक्टिव में क्या होगा सारे में इसकी रिक्वायरमेंट प्रॉपर्टी की होगी। तो आई होप ये समझ गए होंगे, ये चार्ट के थ्रू जो मैंने उधर पढ़ा उस चारों को मैंने क्या समराइज़ कर दिया पूरा, तो इसलिए आप इसको 1 बाय 1 देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, जो तीनों डिफ्यूजन प्रोसेस है सिंपल, फैसिलिटेटेड, ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इस चार्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं पूरा पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या कर सकते हैं वो जो टॉपिक है उसका हम अच्छे से समराइज करके समझ सकते हैं। तो आई होप गाइज ये समझ गए होंगे आप, इसको अच्छे से आपको कीप इट इन माइंड रखना है। तो सो थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट, सो थैंक यू सो मच।